रेगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों के द्वारा की गई पुरजोर कोशिशों के बावजूद गाइड प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या जब नगण्य है, तो मैं एम्प्लॉइज के पदाधिकारियों से इतना निवेदन करूंगा कि जब जब बड़े काम हुए हैं तब तब हमेशा से ही उस काम को कभी प्रोत्साहन नहीं मिला है, इसलिए इस बात से हताश होने की कतई जरूरत नहीं। एक बात। दूसरी बात, जो यहाँ लोग बैठे हैं, अगर मैं समझता हूँ 50 लोग भी हैं, 50 लोगों में से 5 लोगों ने भी आपकी बात को माना, सुना और अपने जीवन में माना, तो आपका ये पूरे वर्ष का या पूरे 4-5 महीने की जो मेहनत है वो मेरे आकलन के अनुसार वो सफल है, आप असफल नहीं। अगर 5 लोगों ने सुना, यहाँ जो बच्चे बैठे हैं गिने चुने लड़के और थोड़े लड़कों की अधिक संख्या में लड़कियां, आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके माँ बाप या तो नौकरी में हैं या फिर कम से कम 10+2 या ग्रेजुएशन किया हुआ, हाथ खड़े करके बताएंगे। आप जो बैठे बच्चों की बात कर रहा हूं, जिनके माँ बाप या तो नौकरी में हैं या जिनके 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन किए हुए हैं, माँ या बाप दोनों में से कोई भी, सिर्फ एक कैंडिडेट। इसलिए मैं रेगर एम्प्लॉय एसोसिएशन से कहना चाहता हूं कि आपको ज्यादा हैरान परेशान और रहने की जरूरत नहीं, समाज के लोगों से भी, क्योंकि ये तय बात है कि समाज में जो जो पड़ा हुआ है उसको आपके मार्गदर्शन की जरूरत नहीं, इसलिए वो यहाँ पर कोई भी नहीं, क्योंकि उन सबको इतना पता है कि मेरे बच्चों को मुझे क्या करवाना है, इसलिए वो आपके पास नहीं भेजने वाले हैं, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत भी नहीं। दूसरी बात कि जो हमारे सामने जो पौध है जिसको हम गाइडेंस करना चाहते हैं, उनका दोष क्या है? उनका दोष यह है कि उनको ये नहीं पता है कि हमको गाइडेंस की जरूरत है या नहीं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना भी है और एक बहुत बड़ी हमारे सब के लिए चुनौती भी है। अक्सर हम फील्ड में जाते हैं, स्कूलें चेक करते हैं, तो टीचर्स से बात होती है, कभी कभी किसी स्कूल्स के अंदर जैसे अटेंडेंस कम होती है बच्चों की, तब हम बात करते हैं, साहब टीचर से पूछते हैं कि आपके स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस कम क्यों है? तब उनका एक जवाब होता है और वो जवाब होता है, सर करें क्या, खूब मेहनत करते हैं, खूब समझाते हैं, लेकिन करें क्या, गांव के सारे जो बच्चे हैं ना, उनके माँ बाप बड़े अनपढ़ है, उनको कुछ पता ही नहीं है एजुकेशन है क्या। उनको खूब समझाते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आती है और इसलिए वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब हमारे सामने भी तो चुनौती यही है, हमारे सामने चुनौती ये है कि जिन बच्चों को ये पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है, या जिनके पेरेंट्स को ये पता नहीं है कि हमारे बच्चों से करवाना क्या है या हमारे बच्चे क्या करना चाहते हैं, उस बच्चे को भी नहीं पता है कि मुझे करना क्या है, एजुकेशन है या नहीं है, एजुकेशन है तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है। उन बच्चों को हमको समझाना है कि एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। ये सबसे बड़ी चुनौती है हम सबके लिए। इसलिए ये संख्या अगर यहाँ 20 बच्चे बैठे मैं समझता हूँ तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये 20 बहुत बड़ा आंकड़ा है इस हमारे समाज के अंदर, जो बहुत मुट्ठी पर समाज है इस जिले के अंदर जो हम देखते हैं। अभी लड़कियां बैठी है, आप में से 12वीं पास कितनी बच्ची हैं, हाथ लेकर के बता सकते हैं? 1। लड़कों में से कितने? कोई भी 1 2। अपने समाज के अंदर 12वीं पास 2 बच्चे यहाँ आए जिनको गाइडेंस की जरूरत है। आप 10वीं पास कितने? 4 लड़कियां हैं, 2 लड़के। अब हमको ये 6 और 4 और 2 जो भी है, अब आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी यहाँ बैठे रहना चाहते हैं, घर नहीं जाना चाहते? मैं तो 2 घंटे बोलने वाला हूं, 2 घंटे तक बोलूंगा। आप में से जो बैठे रहना चाहते हो बैठे रह सकते हैं, जो जाना चाहते हो वो जा सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को भूख लगी तो जा सकते हैं, कोई मना ही नहीं। और दूसरी बात यह भी कि आपको यहाँ अभी जिस कंडीशन में आप आए उस से बैठे हो, उस कंडीशन में बैठे रहने की जरूरत नहीं, आप अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब हमारे को जो डायरेक्शन दिया जाता है उसी पोजीशन में हम जब बैठते हैं ना,
तब हमारा सुनने में ध्यान कम होता है, उस डायरेक्शन के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है उसमें ज्यादा ध्यान होता है। ऐसा मेरे साथ होता है, आपके साथ होता है मुझे नहीं पता। अरे यार बुद्धि अगर लगे अपन को पलंग की मार के बैठना है, नहीं तो कोई सबके देंगे ऐसे कैसे बैठा है, तो हमारा दर्द तो हो रहा है वहां पलंग की मार के बैठे रहने में। सुने कौन, किसको पड़ी सुनने की, होता है नहीं होता? हमारे घर में भी ऐसा होता है। हम आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कभी हॉस्पिटल नहीं गए? वो आग करके बताओ, एक बार भी अब तक हॉस्पिटल नहीं गए, मतलब किसी को माथा नहीं दुखा, पेट नहीं दुखा, कोई तकलीफ नहीं हुई, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, ऐसा कोई है? सब गए हो कभी न कभी। वेरी गुड। ये कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने चुनिंदा रख रहा हूं। 2-5 मिनट लगे जाए तो मैंने पहले छूट दे दी है, बड़े लोगों में से भी जो जाना चाहे जा सकते हैं। मैं 5 लोगों के सामने भी बोलता रहूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। तो अभी 2-3 बातें मैंने आपके सामने क्लियर की। नंबर 1, आपके सामने चुनौती चाहे कितनी बड़ी हो, हमें घबराना नहीं है, नंबर 1, जैसे कि जगदीश जी कह रहे हैं। दूसरी बात जो जगदीश जी ने कही कि हमारा टारगेट तय होना चाहिए। टारगेट तय कैसे होना चाहिए कि हमको करना क्या है, ये हमारे सामने तय होना चाहिए हमारे जीवन के अंदर। जबकि मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे आदमी के सामने एजुकेशन आती है, जैसे जैसे आदमी के साथ में अवेयरनेस आती है, वैसे वैसे उसके टारगेट तय होते हैं। कभी आदमी का टारगेट फिक्स नहीं होता है। अगर आदमी का टारगेट फिक्स होता है, मैं समझता हूं, तो चंद्र प्रकाश समासी जो हमारे रेगर समाज का पहला बाड़मेर का IAS है, उसको IIT करने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई डॉक्टर बनने के बाद IAS बनना चाहता है या RS बनना चाहता है, इसका मतलब यह है कि उसने कोई एक टारगेट तय नहीं किया, उसके बहुत सारे टारगेट्स हैं, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहता है। तो हम सब भी जो बैठे, जिनके माँ बाप, आप जा सकते हो मेरे से, आप जो बच्चे बैठे हैं, जो बच्चियां बैठी हैं, उससे एक छोटा सा, बाकी समाजों का मुझे नहीं पता, मैं कम जाता हूं, लेकिन रेगर समाज की जब हम बात करते हैं, जिसको हम बाड़मेर में जटिया भी कहते हैं, रेगर थोड़ा अपरिचित भी लगता होगा कुछ लोगों को, बच्चों को विशेष रूप से, कि पता नहीं रेगर कौन। इस समाज के अंदर मैंने देखा है, जैसे कि अभी जगदीश जी ने कहा कि ब्यूटी एंड वेलनेस एक बहुत बड़ा स्कोप है इस भारतीय समाज के अंदर, और है भी, लेकिन उसको हम भुनाने की बजाय लुटते ज्यादा है, अपने आप को लुटाते ज्यादा है। सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। आज इसी प्रांगण में जो हम बैठे हैं, अगर 5 दिन बाद या 5 दिन पहले अगर कोई शादी का प्रोग्राम है और हम सब इसी प्रोग्राम में उपस्थित हैं, तो मेरा मोटा मोटा आंकलन है, गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी या बच्ची भी या औरत भी जब उस शादी के अंदर आती है, तो वो कम से कम 40, 50, 100, 200, 500 रुपए का ब्यूटी एंड वेलनेस का खर्चा करके इस प्रोग्राम में या इस शादी के अंदर आती है। ये मेरा मोटा मोटा आंकलन है, हो सकता है कम भी और ज्यादा भी। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक लड़की का नाम मैं नहीं बताऊंगा, ना बात करूंगा, सिर्फ इतनी बात करूंगा कि एक बार IAS का इंटरव्यू देने के लिए एक लड़की गई, भारतीय समाज की लड़की, UPSC के अंदर इंटरव्यू देने के लिए गई। उससे प्रश्न पूछा गया इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा कि भारत में महिलाओं की दयनीय और बदतर स्थिति का कारण क्या है। आप जवाब सुनेगा, बड़ा अच्छा जवाब है, और मैं समझता हूं कि हर लड़की को उस पर विचार करना चाहिए। लड़की का जवाब था कि सर, जिस दिन भारत में महिलाओं का जो फोकस है वो फेस ब्यूटी की बजाय माइंड ब्यूटी पर जाएगा, उस दिन भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार हो जाएगा। यानी कि हम सब अपने आप को सुंदर से सुंदर दिखाने की उस अंधी भाग दौड़ के अंदर इतने मशगूल हो चुके हैं कि हम अपनी सुंदरता को भूल जाते हैं, और हमको लगता है कि हम सुंदर तो ही नहीं। और जिस कृत्रिम सुंदरता के लिए हम अपने आप को झोंक देते हैं, और उसी चक्कर में मैं देखता हूं कि उस बच्चे का या बच्ची का अपने पूरे जीवन का एक बहुत बड़ा समय जो है व्यस्त हो जाता है।
और वो सुंदरता रात से सुबह खत्म हो जाती है और सुबह से रात खत्म हो जाती है। लेकिन जब तक मानसिक सुंदरता जो दृढ़ नहीं होगी, तब तक ये छोटी मोटी सुंदरताएं जो है आपके जीवन के अंदर प्रगति तो तय बात नहीं करेगी, बाधा जरूर बनेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जिस रूप में परमात्मा ने आपको बनाया, ईश्वर ने, खुदा ने, जिसको भी हम मानते हैं, प्रकृति, खुदा, ईश्वर, गॉड जो भी है, उसने हमको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बनाया है। हम कोई भी 99 नहीं, इस बात को हमें जीवन के अंदर तय कर लेना चाहिए। आप ये उर्मिला तिगोया जो बैठी आपके सामने, ये इसलिए नहीं बैठी है कि चेहरे में बहुत बड़ा मेकअप लगा के आई है या बहुत सुंदर इसलिए नहीं बैठी है, इसलिए बैठी है इसका माइंड बहुत सुंदर है, इसलिए आज पूरा राजस्थान इसको जान रहा है, पहचान रहा है। अन्यथा तो पता नहीं हमारी राजस्थान में रेगरों की पता नहीं कितनी उर्मिला तिगोया है जो स्कूल की चौखट तक आने से पहले ही दफन हो जाती है। मैं ये बात नहीं करूंगा कि आपको साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चुनना है, मेडिकल के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चुनना है। मुझे लगता है कि आज के जमाने में, जिसको एआई का जमाना कहते हैं, आप सब में से अगर कितना ही गरीब परिवार है, सबके पास में मोबाइल है, एक घर में सबके मोबाइल है और सबके पास में मोबाइल है और सबको मोबाइल चलाना आता है और पेरेंट्स से ज्यादा चलाना आता है बच्चों को। आता कि नहीं आता? आता है ना? आप जिस क्लास में पढ़ते हो उस क्लास के आगे क्या करना है, अगर आपको ये देखना है तो सीधे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाके सर्च करोगे तो दुनिया के तमाम जो आपके ऑप्शन है वो आपके सामने पड़े होंगे। नॉलेज की आज के टाइम में कमी नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है खुद पे भरोसा करना।